गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी। गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी। गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती खूबसूरत बने लड़ी। दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की। नमस्कार, प्रणाम। मैं वीणा सिन्हा न्यूयॉर्क से गुलमोहर के पटल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सादर अभिनंदन आप सभी का आज के कार्यक्रम गुलमोहर के गुल में। स्वर्गीय श्री हरप्रसाद शास्त्री जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यह श्रृंखला गुलमोहर पर शुरू हुई है और आज हम इसकी 7वीं कड़ी पर पहुंच चुके हैं। और इसी कड़ी में मैं आप सभी की मुलाकात कराती हूँ एक साहित्यकारा, कवित्री, कलाकारा डॉक्टर वीणा विज उदित जी से। तो मैं यह कहना चाहूंगी, चंद पंक्तियां रखती हूँ क्योंकि आज वीणा की बात वीणा से हो रही है, वीणा की मुलाकात वीणा से हो रही है। जी हाँ, पर मैं चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ कि गजल या गीत लिख दूंगी, तुम्हें सब प्रीत लिख दूंगी, बनाकर धुन नई कोई नया संगीत लिख दूंगी, मिला दो ताल सुर में सुर, बजाकर प्रेम की वीणा, शुरू तुमसे खत्म तुम पर, कहो हर रीत लिख दूंगी। जी हाँ, तो स्वागत करते हैं जो कि भारत में पंजाब से हैं, लिखती हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, इतनी सारी भाषाएं। स्वागत है वीणा, डॉक्टर वीणा विज जी, आपका इस कार्यक्रम गुलमोहर के पटल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरा सौभाग्य कि मुझे आपने बुलाया और हरप्रसाद शास्त्री जी के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह पर मैं भी आप सबका अभिनंदन करती हूँ और इस पटल को नमन करती हूँ और शारदा माता की वंदना के साथ मैं आपका आगाज करती हूँ आप आज की मीटिंग का। जी तो जी। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, जड़ता हर चेतन कर दे वीणा वादिनी वरदे, नव गति नवलय नव स्वर दे, मेरा मौन मुखर कर दे वीणा वादिनी वरदे, तुझ तक पहुंचे वह स्वर दे, उन प्रकाश पुंज दे, तमस हर ले वीणा वादिनी वरदे। नमस्कार वीणा वादिनी शारदा माँ। नमस्कार माँ को। और वरदान तो आपको मिला ही है क्योंकि इतना कुछ आप लिख रही हैं, कर चुकी हैं, मैं तो कहती हूँ। तो ऐसे ही आप से हम जानना चाहेंगे कि कब आपको ऐसा लगा कि मैं एक लेखिका हूँ, एक कवित्री हूँ, कब, किस उम्र में, कब आपने यह एहसास किया, किस तरह से?
एक शेर से शुरू करती हूँ। हाँ, बिल्कुल। बंजारों सी फितरत लिए कब ठहरे हैं ख्यालों के काफिले। बंजारों की फितरत लिए कब ठहरे हैं ख्यालों के काफिले। बह के तूफान लाए हैं साहिलों के बदले। तो ऐसा होता है कि उम्र तो चलती जा रही थी, जी जी। नाट्य में और नाटक में और टीवी में अभिनेत्री थी, पर बीच बीच में लिखती रहती थी। और उसके बाद जब 2000 में लगा कि अब तो इसी तरफ मुड़ जाना है, क्योंकि दूरदर्शन को प्रसार भारती ने अपने अंडर ले लिया था, तो हम लोग के जो ड्रामा होते थे या धारावाहिक होते थे, ये सब बंद हो गए टीवी सेंटर पर। और उन्होंने कहा प्राइवेट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। तो 2000 में उधर बंद हुआ और मेरी कलम इधर चल पड़ी। कुछ 1-2 साल रुकी क्योंकि बच्चों की शादियां हुई, तो उनमें बिजी थी। उसके बाद बस पता ही नहीं चला कब मैं लिखना शुरू हुई और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हमारे साथ जुड़े हैं आशीष सिंह जी, सीमा जैन जी, स्वागत है आपका, आप बने रहिए। और एक्टिंग में कैसे आई, आपका कैसे शुरू हुआ ये सफर? मतलब एक तरफ लिखना, कहानियां ये, और फिर उसके बाद एक्टिंग, तो ये कैसे सब शुरू हुआ? यहाँ कैसे पहुंच गई आप? एक्टिंग का तो ये हाल है कि जब बचपन में छोटी थी तो स्कूल में भी स्टेज पे ही रहती थी, कुछ ना कुछ डांस या ड्रामा करती रहती थी। मतलब सब स्कूल का स्टेज भी मेरे बगैर चलता नहीं था। हर क्लास में जाते जाते तो कॉलेज पहुंची, तो वहां भी है, होम साइंस कॉलेज जबलपुर की पढ़ी हुई हूँ मैं। जी जी। तो कॉलेज में पहुंचते ही ये हुआ कि वहां के भी ड्रामा और डांस में, दोनों में, नृत्य नाटिका, भरतनाट्यम सीखते थे हम, तो नृत्य नाटिकाएं करते थे और वैसे नाटक होते थे दूसरे। तो उस तरह से दोनों में पार्टिसिपेट करना और पूरा उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी उसमें। एनसीसी में होते हुए भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। एनसीसी में भी बहुत ज्यादा नाम कमाया, शोहरत कमाई, और इधर भी मैंने बहुत, कॉलेज का स्टेज भी नहीं छोड़ा, ना नाटकों में ना नृत्य में। तो आपको स्टेज से शुरू से ही लगाव था, बहुत प्यारा। से लगाव था। और कब दूरदर्शन पहुंच गई ये तो मैं 1-2 साल के लिए ना बीच बीच में बच्चों के स्कूल में प्रिंसिपल के कहने पे चली गई कि आप आइए, आपके पास इतनी डिग्रियां हैं तो आप घर में मत बैठिए। तो मैं घर में ना बैठ के, और जब वो बुलाते थे चली जाती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड कश्मीर में होते थे। हम्म। वो कहते थे जब मैं घर आऊं तो आप वो घर में होना चाहिए। वो कहते थे हमें मंजूर है, जितने महीने आप नहीं होंगे ये हमारे यहाँ पढ़ाएंगी, फिर जब आप आएंगे तो नहीं पढ़ाएंगी। तो मतलब इन कंडीशंस पे मैं पढ़ा रही थी, तो वही दूरदर्शन वाले आए और मैं बच्चों को भरतनाट्यम सिखा रही थी। एक जैसे हॉबी क्लास होती है ना, वो हॉबी क्लास ले रही थी और वो पास से गुजरे, तो उन्होंने प्रिंसिपल से बात करी और फिर उसके बाद मुझे बुलाया और एक ड्रामे में रोल देके और मुझे कहा कि आपका ऑडिशन हो गया। तो ओह। तो उस जमाने में अभी लेडीज जाती नहीं थी दूरदर्शन पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो 80 में मैंने स्टार्ट कर दिया, तो 80 से फिर लगातार संभाल लिया दूरदर्शन के नाटक। नृत्य सिखाती थी, मतलब नृत्य भी आप, भरतनाट्यम भी करती हैं? भरतनाट्यम करती थी, तो सीखा था 4 साल। अच्छा, तो मतलब सर्वगुण संपन्न जिसको बोलते हैं। हमारे साथ अभी इसी बीच आशा दुआ जी जुड़ गई हैं, हरीश नवल जी जुड़ गए हैं। आप सभी को प्रणाम, जुड़े रहिए। और आपने जैसा कि मुझे पता है कि 2006 में ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने साहित्य सर्वोदय उपाधि दी आपको, कहानी संग्रह पिघलती शिला के लिए। तो उनमें से कुछ आप उस कहानी, ऑफ कोर्स बहुत लंबी होगी, बट कुछ आप उसमें से सुनाना चाहेंगी? और ये कुछ कैसे? 8-10 लाइनें के किसी किसी में से सुना सकती हूँ। जी बिल्कुल पिघलती शिला, या मेरे और भी कहानी संग्रह हैं जिसमें से आप कहेंगे मैं जी। आपको बताऊंगी। पिघलती शिला में से
परिवार के ऊपर है कि जब एक कहानी है हम्म। और मोह भंग, तो ये मुझे पंजाब केसरी के लाला जी का फोन आया। मैं अमेरिका आ रही थी, हम घर बंद कर रहे थे, तो जी जी। उनका फोन बजा तो उन्होंने कहा कि आज मैंने मोह भंग पढ़ी और मैं रो रहा था। तो अच्छा। मैंने कहा किस बात पे, तो बोले कि बस आपकी कहानी ने मुझे रुला दिया। तो वो मोह भंग क्या हुआ था उनका कि मतलब कि एक पति है, उनकी पत्नी बीमार पड़ी है, एक बेटा पास है, हम्म। 2 बेटे बाहर हैं, सब आए हैं। तो उनके थोड़ी सी लाइनें में आपको मैंने इसलिए बताया कि रघु उनका नाम होता है। तो उनके नीता उनकी वाइफ होती है, तो उसके बारे में वो कहते हैं जी। कि उनकी जब वो बीमार हो गई, उनकी वाइफ और हॉस्पिटल में थी, बाहर बैठे रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगे। हम्म। रघु तो नीता को छोड़ता ही नहीं, इसीलिए नीता चैन से शरीर को त्याग नहीं पा रही। हम्म। जब तक रघु उसे छोड़ेगा नहीं, नीता प्राण नहीं छोड़ेगी। सभी परेशान है कि रघु से ये बात कौन कहे। रघु का मोह भंग होना अति आवश्यक है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रघु को समझाए, भाई इस कलयुग में सावित्री बनकर सत्यवान को मौत के मुंह से वापस लाने की मत सोचो। लगता था रघु ने नीता को अपने प्रेम पाश में बांधा हुआ है। विधि के विधान में हस्तक्षेप कौन कर सकता है भला। सभी होने की बाट जो रहे थे बड़ी बेसब्री से। उधर रघु टकटकी लगाए अपलक नीता को निहारे जा रहा था। उसकी आंखों से अविरल अश्रु धाराएं बह रही थी। रघु की दोनों बहनें भी भाई का ये रूप देख बिलख उठी थी। चौथा दिन हो गया था, रघु बीते 3 दिनों से न नहाया था, न कपड़े बदले थे। कमरे के साथ बने टॉयलेट तक वो जाता, तब भी कान नीता की ओर लगे रहते। अचानक नीता की पलकों में स्पंदन हुआ। रघु व बेटी अनन्या ने एक साथ देखा। बाप बेटी ने आश्चर्यचकित हो खुशी में एक दूसरे को पकड़ ही लिया। हजारों उम्मीदों के चिराग दोनों के भीतर जगमगा उठे। सो पलक झपकते ही सभी नीता को देखने दौड़े। डॉक्टर्स की टीम आ गई। नीता ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर देखा। ये देख डॉक्टर्स खुशी से बोल उठे, इनका शरीर मृत था, नई दवाई ने काम तो किया, किंतु आप सबके प्रेम प्रार्थना और सेवा ने इन्हें पुनः जीवन दिया है। ये तो करिश्मा हो गया है। किंतु अभी इन्हें 8-10 दिन और अस्पताल में रखना पड़ेगा। वैसे अभी ये खतरे से बाहर है। तो घर में फर्नीचर पुनः सजा दिया गया। सारे रिश्तेदार वापस जाने लगे, मानो किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने आए थे। वो अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए, सो मायूस होकर सबको लौटना पड़ रहा था। रामू ने सुना, नौकर रामू ने सुना, हम यूं ही सफेद कपड़े लाए ढेर सारे, अगली बार पता नहीं आना हो पाएगा भी कि नहीं। रघु को इंतजार था कि दोनों बेटे उसे पैसे पकड़ाएंगे। आखिर डॉलरों में कमाते हैं और फिर ऐसे मौकों पर ही तो बेटों का फर्ज होता है देना। बेटों को विदा होने का दिन आ गया। माँ को आंसू भरकर सबने प्यार किया, साथ ही कह दिया अपना ध्यान रखना, अब जल्दी आना नहीं होगा, दूर का मामला है। माँ भी होने लगी, सबको गले से लगाया। अभी बोलने की ताकत नहीं थी माँ। रघु ने मानो विदाई की रस्म निभाई। उसका मोह भंग वास्तव में हो गया। नीता की बीमारी ने उसको संसारिक नातों से पहचान करवा दी थी। जो जो समय बीत रहा था, रघु की वितृष्णा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका लक्ष्य, उसका प्यार, उसका जीवन साथी अब साथ था उसके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जैसे ही शुरू किया, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हैं। जैसे ही शुरू किया पहली लाइन में ही पता है गूज बम्स हो गए हैं, और बिल्कुल मैं बहुत ही मतलब बहुत ही टच करने वाली ये इतनी पंक्तियां। मैं तो सोचती हूँ पूरी किताब कैसी होगी जब इतनी पंक्तियों में ही इतना कुछ हो गया। अब मुझे समझ आ रहा है कि जो आपने बताया कि सर के आंखों में आंसू थे और वो रोए थे, वो क्यों हुआ था, ये समझ आ गया। तो बहुत ऐसे ऐसे जी। सांसारिक सांसारिक जो व्यवहार है आपस में, रिश्तों की पहचान कराते हैं और वक्त आने पे मोह भंग होते हैं। ऐसे ये कहानी थी एक इसमें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।
को छू लेने वाली। कुछ कविताएं, गीत या गजल जो आपके दिल के करीब हो, जो आप जब भी पढ़ती हो तो ऐसा लगता हो कि बहुत, ये मैंने बहुत अच्छा लिखा है, आपको खुद को ही अच्छा लगता हो? कि कई बार इंसान को लगता है जब लिख लेता है कि ये तो मैंने लिखा है क्या, मतलब इतनी अच्छी कैसे लिखी हाँ गई हाँ, मैंने। यही होता है। ऐसा कुछ सुनाइए। हाँ जी। बिल्कुल। तो एक है अल्फाज में ढली नज्म, जी एक नज्म है जो अल्फाजों में ढल गई। जी। तो ये उर्दू की है, पर हम्म। फिर भी मैं उसके शब्द भी बताऊंगी। तुर्श का मतलब कड़वा होता है और शीरीन का मतलब मीठा होता है। थोड़े से ही शब्द है, दो तीन। जी तो जी वो है कि तलखी मतलब जल्दी में, ऐसे शब्द हैं दो तीन। जी तो जी यही है, तो मैं सुनाती हूँ आपको। जी बिल्कुल। ये नज्म मेरे बड़े करीब है। हम्म। कुछ अल्फाज की एक बारात आई है, कुछ अल्फाज की एक एक बारात आई है, कलम से कहो कि रोशनाई लाए। रोशनाई मतलब इंक, क्या ही। हाँ तब इंक आती थी ना। जी जी। तो कलम से कहो कि रोशनाई लाए और खैर मकदम करे इनका कागज पर। हाँ हाँ। मतलब स्वागत, स्वागत करें जी। खैर मकदम करे इनका कागज पर। दीगर, दीगर मीन्स बाद में, दीगर जहन से रूहानियत को जाम इन्हें पेश करे। दीगर जहन से रूहानियत का जाम इन्हें पेश करे, लेकिन इनकी तर्ज बयां को भी हर तरह से परखे। इनके तर्ज बयां को जी। बताने का तरीका, हम्म। इन अल्फाजों का, हाँ? तो हम्म। इनके तर्ज बयां को भी भीतर से परखे। तन्हाइयों का आलम था बरपा, तन्हाइयों का आलम था बरपा और फजा में भी खामोशी थी हर सो। ख्यालों के कारवां हैं भटक रहे थे इधर से उधर। जैसे आप करे लिखने का मन करता है, तो ख्यालों के कारवां भटक रहे होते हैं। तो बिल्कुल। ख्यालों के कारवां हैं भटक रहे थे इधर से उधर, लेकिन बिला तरतीब थी दास्ताने सब की सब। हम्म। कहाँ रखूं, किस तरफ रखूं, दोहा किधर रखूं, किधर कविता रखूं, आपने कहा ना था जी अभी, जी जी जी। वही है। तो का ख्यालों के कारवां हैं भटक रहे थे इधर से उधर, लेकिन बिला तरतीब थी दास्ताने सब की सब। और होठ भी थे बिला हरकत, हाँ। और होठ भी थे बिला हरकत। नाउमीदी की सहर भी होने को थी, हम्म। नाउमीदी की सहर भी होने को थी। कुछ भी हो, भूली बिसरी दास्ताने सभी आखिर तो बयां होंगी। आया होंगी। कुछ भी हो, जी। भूली बिसरी दास्ताने आखिर तो बयां होंगी। अफसाने भी बदलेंगे सूरत, हम्म। अफसाने भी बदलेंगे सूरत, के एक हकीकत बयां होगी, हाँ। एक हकीकत बयां होगी। कौन जाने कि लब शीरी हो जाए सिफत में, हम्म। इतनी तारीफ हो कि मिठास ही आ जाए जी मीठी तो सिफत, जी मतलब जी। बड़ाई करने में। बिल्कुल। कौन जाने कि लब शीरी हो जाए सिफत में, या कि तलखी में मुंह तुर्श हो जाए, या हम्म। कि तलखी में मुंह तुर्श हो जाए। कुछ भी हो, अल्फाज की तरतीब हो उम्दा, के ख्याल हो उम्दा, और ख्याल रहे कि लापरवाही में माने ही ना बदल जाए। ख्याल बिल्कुल। रहे कि लापरवाही में माने ही ना बदल जाए। लो, इन अल्फाज ने, इन खुशनुमा अल्फाज ने हम्म। खोल दिया है एक नज्म का जामा। जो हम्म। बारात आई थी अल्फाजों की, जी जी। उसने ओढ़ लिया है एक नज्म का जामा। अल्फाज का खैर मकदम करो, अल्फाज का खैर मकदम करो, हमेशा ही इसी तरह अल्फाज ही ढलते हैं नज्म में, हाँ हाँ। अल्फाज ही ढलते हैं नज्म में। बिल्कुल। बहुत सुंदर नज्म आपकी। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदेश कक्कड़ जी, आशीष सिंह जी अभी भी बने हुए हैं, हरीश नवल जी बने हुए हैं, सीमा जैन जी जुड़ी हुई हैं, हमारी मधु मैम भी देख रही हैं। और एक मेरे जहन में और सवाल चल रहा था कि
आर्य समाज के सन्यासी थे, भारत के स्वतंत्रता के सेवक रहे, स्वामी श्रद्धानंद जी के परिवार की बहू। कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपकी मतलब जब से आप बहू के रूप में आई तब से अब तक का सफर कैसा रहा? क्या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया इस इस परिवार में आके? जी हाँ, असल में मैं आई थी, मैं कटनी शहर मध्य प्रदेश की रहने वाली, और हमारे घर में मेरे डैडी को शिकार जाने का शौक था। अमरकंटक के जंगलों में हमारे वो लकड़ी जंगलों के ठेकेदार थे, तो वहाँ वो जंगल लेते थे, तो हमारे यहाँ नॉनवेज बहुत चलता था। और मतलब दूसरी तरह की महफिल ही सज जाती थी। शाम हुई है तो एक आध पैग लिया डैडी ने, और उसके बाद वो बुल्ले शाह पे टूट पड़ते थे, उसके वो सुनाते थे। वो उर्दू ने मेरे अंदर घर कर लिया उनसे सुन सुन के। से आया बुल्ले शाह से तारुफ उन्होंने ही करवाया मेरा। माँ जो थी वो बिल्कुल सन्यासिनी टाइप की, मतलब आर्य समाज की कार्यकर्ता, और उन्होंने कटनी में जाके आर्य समाज खोली, और उसकी संस्थापक और प्रेसिडेंट भी रही सारी उम्र, और वो सारा काम करती थी। पर वो उनके सामने जैसे वो कहते थे वैसे करती थी, ऐसे नहीं कहती थी कि हाँ ये नहीं करूंगा वो। तो मतलब एक डिसिप्लिन तो था घर में, तो वो दूसरी तरह का डिसिप्लिन था। आपसी तालमेल था जिससे घर चल रहा था। आपसी हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर था। मम्मी रोज सुबह 4:30 बजे हवन करती थी, और फादर हमारे मस्त टाइप के थे, और हाँ हवन में बैठने को बोलो तो बैठते भी थे। तो कहते थे, मुझे कोई कोई बोले नहीं, मतलब मैं अपने मस्ती में फ्रीडम। मैं हमारे पूरे रिश्तेदारों की भी महफिल घर में ही सजा, इसी घर में सजती। तो यहाँ मैं आई, तो यहाँ भी इस घर में बहुत रुआब, पर इस घर में क्या था, प्योर वेजिटेरियन, कोई प्याज भी नहीं खा रहा है, लहसुन तो कभी आज तक नहीं आया हमारे घर में। तो मतलब कि यहाँ का माहौल बिल्कुल ही पवित्र टाइप का, बिल्कुल फर्क था। तो मतलब संस्कारी दूसरी तरह से संस्कार, आर्य समाज का पूरा संस्कार का असर था यहाँ पर। तो यहाँ पर वहाँ उन स्वामी श्रद्धानंद जी के हम लोग सक्सेसर हैं, तो वो परिवार में वो सारा असर था। वो तो 1857 में पैदा हुए थे, और उन्होंने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी का बहुत साथ दिया। फिर वो हिंदुओं की शुद्धि करते थे, क्रिश्चियन बनाते थे लोग हिंदुओं को गांव में जा जाके, और वो शुद्धिकरण करते थे। और यही शुद्धिकरण करते में भी जो जो दूसरी कास्ट के हो जाते थे, दूसरी कास्ट वालों ने ही उनको गोली मार के उनकी हत्या करी दिल्ली में। क्योंकि उन्होंने जामा मस्जिद के वहां के मौलवी को बुलाया था, और जब उससे भी लेक्चर को करवा दिया आर्य समाज में, तो वो चिढ़ गए, और इसीलिए उनकी हत्या भी उसी कारण हुई कि उन्होंने इन लोगों को क्यों छेड़ा, क्यों उनको क्यों बुलाया। अच्छा। सो मतलब ये सारे परिवार में जो घटनाएं सारी थी उन्होंने। और पहला लड़कियों का स्कूल 1888 में जलंधर में स्वामी श्रद्धानंद जी ने खोला। इनका नाम था मुंशी राम विज विज थे। हाँ, तो इन्होंने पहला स्कूल, क्योंकि इन्होंने गांव में, ये तलवन के रहने वाले थे, पंजाब में तलवन गांव है, ये वहां के रहने वाले थे, इन्होंने वहां स्कूल खोला। तो उस स्कूल की जो टीचर थी वो क्रिश्चियन थी, तो उसने क्रिश्चियन रिलीजन बताना शुरू किया। तो लड़की ने घर आके बताया कि हमारी आज मैडम जी ने ये बताया है, तो इनको लगा कि नहीं ये स्कूल बंद करो। इन्होंने जलंधर शहर में जाके स्कूल खोला आर्य समाज। तो वहां पे 1888 में पहला लड़कियों का स्कूल इंडिया में, जलंधर में, भारत में खुला। तो ये इनका बहुत बड़ा काम था, और उसके बाद लड़कियों की शिक्षा आरंभ हो गई थी। आज हम लोग सब शिक्षित होके बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा कार्य था इनका। उस समय ये सोच लाना भी बहुत मतलब बड़ी बात है लड़कियों के लिए, क्योंकि अब ये सोच डिफरेंट हो गई, पर तब के टाइम जब 60s और 70s में ये सोच लाना भी एक बड़ी बात थी। उस समय हिंदुत्व का जो था प्रभाव था, तो इनके आर्य समाज का भी इसका बड़ा
हाँ था इसमें। तो हम्म, घर वो सब लोग इस तरफ चल पड़ते थे, जी। तो ऐसे चल रहा था। कुछ अगर आप सुना सकें, आपकी एक काव्य संग्रह है सन्नाटों के पहरेदार, हाँ जी, हाँ, इसमें से बिल्कुल, अगर कुछ आप सुना सके, अगर संभव हो तो कुछ। बहुत संभव है। ये किस तरह की कुछ संक्षेप में बताएंगी, ये किस तरह की कविताएं हैं, किस तरह का इसमें? सन्नाटों के पहरेदार का ये दूसरा एडिशन छपा था, मैं जी आपको दिखा रही हूँ, जी ये जी सन्नाटों के पहरेदार। जी। और इसमें अपनी इच्छाओं का, जिंदगी क्या है, और हम्म, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, इस तरह से कुछ अच्छा करने की चाह, कुछ समाज को सुधारने की चाह। और ये मतलब जनरल समाज, और जो कदम जिंदगी क्या है मेरी, उसमें जिंदगी से वाबस्ता है सारी कविताएं। तो इसमें जो है ये समाज के साथ की हैं, और अपनी अंदरूनी इच्छाओं के ऊपर, या कोई जैसे किसी के तीसरी बेटी हो गई उसके ऊपर, कोई चुप सी है लड़की, उदास सी है, झील सी खामोशी, इस तरह की है। सुनाए उम्मीदें, कुछ। माँ बाप ने बच्चों से क्या लगाई, तो कुछ उम्मीदें आ गई, इस तरह की कविताएं हैं। तो ये सुनाए सन्नाटों के पहरेदार है, तो इसमें मैं सुनाती हूँ आपको। जी चाहती हूँ मैं जी जी। कि हर कोई, सुनाए। मैं चाहती हूँ या वो आप चाहती हैं, कोई भी हो सकता है, हम्म तो रंग बिरंगे गुब्बारों से उड़ना चाहती हूँ। हम्म। रंग बिरंगे गुब्बारों से गुब्बारों उड़ना से चाहते। उड़ना चाहती हूँ मैं, दूर आसमां की ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ। हम्म। दूर आसमां की ऊंचाइयों ऊंचाई। को छूना चाहती हूँ मैं। पाँव है कि सौ सौ मन के भारी हो चले, आह, पाँव है कि सौ सौ मन के भारी हो चले हैं, मस्ती धरती की छाती में धंसते चले जा रहे हैं, धरती की छाती में धंसते चले जा रहे हैं। गैस भर दो मुझ में भी, मैं ना रहूं, गैस भर दो मुझ में भी, मैं ना रहूं। दलदल में धंसने से पूर्व ही हल्की हो जाऊं, दलदल से में धंसने से पूर्व ही हल्की हो जाऊं। डोर से ना बांधना खींचने को मुझे, आह, डोर से ना बांधना खींचने को मुझे, रिश्तों की मोहनी डोर से तोड़ दो मुझे, बहुत सुंदर। रिश्तों की मोहनी डोर से तोड़ दो मुझे। और मुझे। ऊंचाइयां छूने खुले आकाश में छोड़, असीमित अंबर की सीमा को तोड़, आह, अंतरिक्ष की गहराइयों में पहुंच ठहर जाऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असीमित अंबर की सीमा को तोड़, अंतरिक्ष की गहराइयों में पहुंच ठहर जाऊं। अविराम विचरते ग्रहों की होड़ में फंस जाऊं, अविराम विचरते ग्रहों की होड़ में फंस जाऊं। नहीं जान पाती किन सीमाओं से टूटकर, किससे चाहती हूँ बंधना अंतर से जूझ कर। हम्म। नहीं जानती, नहीं जान पाती किन सीमाओं से टूटकर, किससे चाहती हूँ बंधना अंतर से जूझ कर। तो सौर मंडल के असंख्य ग्रहों की भीड़ में, सौर मंडल के असंख्य ग्रहों की भीड़ में पहचान बनाए बिन शायद गुमना चाहती हूँ मैं, शायद गुमना चाहती हूँ मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। So, आ, ये है मैं चाहती हूँ मैं। जी, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि ये आ, हर औरत के दिल की चाह होगी, हर औरत के दिल की चाह होगी, और भी किसी दिल की हो सकती है, पर औरतों को यूजली ऐसा मतलब झेलना पड़ता है। चाहती खुशी हूँ। से या चाहे या अनचाहे, जैसे भी कह दें। एक या एक मेरे पास और मेरे जहन में एक चल रहा था कि आप पंजाबी में लिखती हैं, तो ये पंजाबी में कहानियां होती हैं या कविताएं भी रहती हैं? अगर कविताएं हैं तो हमें सुनाइए कुछ। कविताएं लिखती हूँ। जी, सुनाएं आज कुछ। आज सुनेंगे कुछ? जी जी बिल्कुल। जरूर सुनाऊंगी। क्योंकि आप हैं पंजाब से, और अगर उसमें कुछ सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा, वहाँ की लैंग्वेज में। जरूर जरूर। हरीश जी के घर भी गए थे, वहां भी मैंने एक पंजाबी में सुनाई थी। हाँ हाँ। अब आपको और सुनाती है। ये जो तरह तरह के
वही जैसे सुना गाते हैं देती हूँ वैसे ही तरह तरह के जो हमारी भाषाएं हैं इनका अलग ही क्या कहूँ। एक्चुअली पंजाबी के गीत और पंजाबी की कविताएं मेरी तो जलंधर में पड़ी है किताब, कॉपी फाइल पूरी उसमें है। तो यहाँ मेरे पास एक ही कविता है, सुनाए अब एक ही। उसी को सुनाऊंगी। जी जी। तो जिन्होंने सुनी है उनको भी शायद अच्छा लगेगा दोबारा जी सुन के। जी। तो हनेरिया दा चानन, हाँ। अंधेरों का रोशनी, हम्म हनेरिया हम्म दा चानन, हम्म। वो आया सी, वो आया सी, मेरी दहलीज टपिया ही नहीं, मेरी दहलीज टपिया ही नहीं ते परत गया। हाँ। अंदर बिना नहीं आया, चला गया, अंदर है नहीं ना। आया, बाहर से ही हाँ चला गया। मेरी दहलीज टपिया ही नहीं ते परत गया, मैं ओनू टुट्टी कंध तो छाती मार के वेख लिया सी, मैं हम्म। ओनू टुट्टी कंध तो छाती मार के वेख लिया सी, खोरे ओदी मेरे ते नजर ही नहीं पई, ओहो। ओदी मेरे ते नजर ही नहीं पई, मैं आवाज ना मार सकी, मैं आवाज ना मार सकी, मेरे अखर मेरे गले विच रह गए सी, ओहो। मेरे अखर मेरे गले विच रह गए सी, इश्के दी फेरी मारी आ, उसको कह रही है, हम्म इश्के दी फेरी मारी आ ते इश्के दी नजर ते विखा, एक नजर देख तो सही इसकी, हम्म। इश्के दी फेरी मारी आ ते इश्के दी नजर ता विखा, कि सोच ने तेनू बन लिया है, कि सोच ने तेनू बन लिया है, तुर पे तू बियाबाना नू, उजाड़ में चला गया है तू, पता नहीं कौन से जंगल में, यहाँ चल से सके। चला गया। हाँ, हम्म। सोच ने तेनू बन लिया है, तुर पे तू बियाबाना नू, अखा बुझा गया है, मुड़ गवास ना जाए किधरे, मतलब आंसू दे गया मुझे अपना हम्म गुजारा, हम्म। अब बुझा गया है, मुड़ गवाच ना जाए किधरे, लब लवांगी तैन, लब्बन गई सी तैनू, अगे बंद गली सी, राह कोई ना लभी, ढूंढने गई थी, हाँ? लब्बन गई सी तैनू, अगे बंद गली सी, राह कोई ना लभी, राह तू खड़ियां उचियां, हम्म था ना वेखी तू ऊंची राहों पे चला गया, मेरी जगह नहीं देखी तूने, हम्म। राह तू खड़ियां उचियां, मेरी था ना वेखी तू, मैनू चार कदमां तक ही चंद दिसया, मतलब रोशनी और चांद मुझे चार कदमों तक ही दिखा, मैनू चार कदमां तक ही चंद दिसया, मीला लंबे हनेरिया ने राह खो लिया, गुम गई मेरी राहें, मीला लंबे हनेरिया ने राह खो लिया, तेनू लभ ही लांगी, तेनू लभ ही लांगी, हनेरे विच जुगनू बन के, हम्म। बियाबाना विच पपीहे दी कूक मार मार, ते उचिया राहां दे आसमां ते बदली बन के, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ते उचिया राहां दे आसमां ते बदली बन के, तेनू लै ही आउणा है, तेनू लै ही आउणा है, दहलीज टपा के अंग संग बिठाना है, दहलीज टपा के अंग संग बिठाना है, अखों ओले ना हुई, अखों ओले ना हुई, मेरे हौसले पस्त ना करी, तू छुप ना जाना है, अखों ओले ना हुई, मेरे हौसले पस्त ना करी, तू आ जावी, तू आ जावी, मेरे हनेरिया दा चानन बन जा, मेरे बहुत हनेरिया दा चानन बन जा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और मैंने देखा कि आप एक आ, आ, क्या ये कहाँ गया, टेलीफिल्म जिसमें कि पारो दी वापसी आपने बताया, ये क्या इसमें आपने आ, क्या आपका क्या भूमिका थी इसमें? पारो, पारो का रोल किया था। पारो का ही रोल किया था आपने, अच्छा। तो तो ये मेन कैसी? रोल ही होते थे, हाँ, अच्छा मेन मेन रोल। रोल ही होते तो थे ये मेरे। पंजाबी में नाटक थी या कोई हाँ, धारावाहिक? पारो दी वापसी टेलीफिल्म थी, टेलीफिल्म। टेलीफिल्म थी। और इसका उसका पहले दिखाते जवानी में
हस्बैंड के साथ जाके अपने खेतों को देखती रहती है, खाना लेके जाती है उसके लिए, बड़ा अच्छा। ये सब ऐसे जिंदगी गुजर रही होती है। फिर देखते उसकी औलाद नहीं होती, तो वो कहीं कहीं ज्योतिषियों के पास जाती है, साधुओं के पास, गुरुद्वारों में जाती है, औलाद नहीं हुई। फिर आखिर उसकी एक औलाद होती, बेटा होता है। फिर उसको पालने में वो कैसे व्यस्त रहती है वो दिखाते हैं। बहुत सुंदर। वो बेटा पल के जवान हो जाता है। फिर वो कहता है कि मस्या का मेला लग रहा है, तो नहाने नहीं जाएगी माँ? तो कहती जाऊंगी। तो ट्रैक्टर पे बिठा के माँ को ले जाता है। तो कहता है थोड़ी देर रुक जा, रास्ते में खेतों में मैं देखूं पानी ठीक जा रहा है, ये वहीं से तो गुजर रहा हूँ। माँ ट्रैक्टर पे बैठी है और वो वहां जाती है, तो उनका देवर जो होता है, मतलब दूसरा भाई, उनको लगता है कि अगर ये जिंदा रहा तो ये सारी जमीन जायदाद जो है, कहता है ये तो इसकी हो जाएगी, तो हमारे पल्ले क्या पड़ेगा। तो वो लोग वहां छुप के बैठे होते हैं गुंडे लेके, और उस लड़के को मार डालते हैं। अच्छा, ये स्टोरी तो है। ये था। फिर उसमें जब तारों बिफरती है बच्चे को लाश पर, और वो सब है, तो वो बहुत, और उसके बाद उसको हर समय वही सब कुछ दिखाई देता है। ये बड़ा जबरदस्त रोल था। तारों की वापसी। ये हम इसको देख सकते हैं टेलीफिल्म हाँ, यहाँ पे। आप इसको देख सकते हैं, ये दूरदर्शन में इसको बना दिया गया है उसमें। हम्म। आता रहता है कई बार, वैसे कई बार ये टेलीकास्ट हुआ है। जी जी जी। क्योंकि और आज तो सब कुछ चेंज हो चुका है ना। अब पहले जी वीडियो कैसेटें होती थी, उसके बाद वो उसमें आ गया। अब तो उसमें आ गया है छोटे से में। जी। तो वे लोग लगाते रहते हैं पारोदी वापसी। ठीक और है। फिर वो वापसी कैसे होती है कि वो डॉक्टर्स के जाते हैं, तो वहां दंगे का मारा एक बच्चा होता है, जिसका कोई नहीं होता, माँ बाप सब मार दिए जाते हैं। हम्म। तो ये उसको ले आती है और अपना बेटा बना लेती है, और वापसी आ जाती है, उसकी जान उसमें आ जाती है कि ये मेरा बेटा वही है। ये पारो की वापसी पारो होती है। की वापसी होती है। जी जी जी। तो इस हाँ, रोल के कारण मुझे अकादमी अवार्ड मिला था, अच्छा पंजाब साहित्य कला साहित्य अकादमी का। अच्छा अच्छा। तो देखिए, आप लिखती भी हैं, कलाकारा भी हैं, मतलब कितने गुण हैं आप में। नृत्य भी करती हैं, प्रभु की भी कृपा है कई सारी। भाषाओं में लिखती हैं, मतलब ये बहुत बड़ी हाँ, बात है। अंग्रेजी की भी सुना सकती हूँ आपको, जी, सुनाए सुनाए। इसे सुनाती हूँ। जी जी। तो हमारे साथ आशा दुआ जी जुड़ी हुई हैं और बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी। धन्यवाद। हाँ, आपने जो पंजाबी में कविता सुनाई, बहुत उनको अच्छा लगा और बहुत तारीफ कर रही थी। उमा उमा डांडा जी जुड़ी हुई हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। उर्मिला शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, और मुझे जहां तक पता है ये उर्मिला शर्मा जी, आई थिंक मधु शर्मा जी की मदर इन लॉ है या कोई ऐसा कुछ मुझे मालूम है। जी हाँ, तो काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये सुनाती हूँ एक। जी। यू आर इनडिस्पेंसिबल। हम्म। तुम मेरे लिए कितने जरूरी हो कि जी। तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकती, इसके ऊपर है। तो यू आर इनडिस्पेंसिबल। हम्म योर लव हैज ड्रिवन मी क्रेजी। योर लव हैज ड्रिवन मी क्रेजी। यू आर द वन आई लव। टेल हम्म मी यू आर द वन फॉर मी। आई लव यू फॉर एवर। Never knew you are indispensable. The lips forget to utter words. As my words are finished, I shiver in your presence. I shiver in your presence, desire you, feel happy in your proximity. Never knew you are indispensable. In the mystery of dark night, I am a mystic spirited vagabond in search of your glimpses, as nobody knows until it happens. As nobody knows until it happens. Never knew you are indispensable. Do not know inner space of mind. Do not know inner space of mind. Yearns for you always. Yearns for you always.
looks around for your presence. Mm-hmm. Yes, 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 this is love. Yes, 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 this is love. Float on its waves and feel. Float on its waves and feel. You are in the world of love. Therefore, I know you are indispensable. You are indispensable. ब्यूटीफुल। So, कुछ आपको ऐसे संस्मरण जो कि जैसे कभी कभी मैंने सुना कि आप जो फिल्म से बहुत फिल्म हस्तियों से बहुत जुड़ी रही 70s के टाइम में, जब मुझे जहां तक याद है मैंने काफी बार सुना है कि बॉबी की शूटिंग चल रही थी और जब आप कश्मीर में रहती थी, तो ऐसा कुछ एक छोटा सा कुछ छोटी सी याद कुछ बता सकें हमें भी आज साझा करें, mm, क्योंकि आपके संस्मरण बहुत ही घंटों निकल जाते हैं, हम सुनते ही रह जाते हैं मतलब इतने अच्छे होते हैं। मैंने तो सुना है कि अब एक किताब भी आ गई है आपकी संस्मरणों की। ये मेरी किताब है, छुटपुट अफसाने। जी जी तो जी इसमें हरीश नवल जी ने भूमिका लिखी है जी। और साथ साथ हैं वो हमारे। हम्म। तो ये एक मैंने लिखी है, एक नव बहता प्रेमी युगल, जब बाकी दुनिया को पीछे छोड़ गगन चुंबी धवल पर्वतों की ऊंचाइयों को छू रहा हो और सामने केवल नील गगन बाहें पसारे खड़ा मंगल कामना कर रहा हो, तो होठों से इसी गीत के बोल अपने आप निकलेंगे ना। मिलता है जहां धरती से गगन, आओ वहां हम जाएं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाए, एक दूजे में खो जाए, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। ये लिखा हुआ है मैंने। जी जी। तो हम दोनों शादी के बाद पहली बार 30 अप्रैल 1970 को भोर की पालकी लेकर आते, दिशाओं के कहारों के संग संग कार से अपने ख्वाबों के शहर पहलगाम के लिए चल पड़े थे। मजे की बात थी कि हम दोनों के ही फेवरेट गीत राज कपूर और नरगिस की फिल्मों के थे और वही डुएट सॉन्ग्स रास्ते में गाते रहे और मस्ती में लंबे सफर को अनदेखा कर आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ से हम जब पहुंचे तो हम फिर उसके बाद मैंने लिखा कि हम श्रीनगर चले गए और वहां से वापस आए तो राजेंद्र कुमार और साधना की फिल्म आप आए बाहर आई शूट हो रही थी रास्ते में। जी। रवि जी बेहद तकल्लुफ होकर उनसे मिले, जिससे मुझे अच्छा भी लग रहा था और शान भी बढ़ गई लगी। घर वापस आकर रवि जी ने उनसे संबंधित काफी बातें सुनाई। रात को डिनर करके राजेंद्र कुमार जी आर के स्टूडियो पर आ जाते थे रवि जी से गपशप मारने, यूनिट के बागी लोगों की तरह। हमारा आर के स्टूडियो होता था पहलगाम में, और भी थे 4 स्टूडियो, पर आर के की बात ही कुछ अलग थी, वहां रौनक लगी रहती थी। फिर उसके बाद वो बताने लग गए कि मेरा नाम जोकर फिल्म जो है, तो उसके बारे में मुझे बता रहे थे कि वो राज कपूर जी जब आते थे तो हम लोग इकट्ठे होते थे। उस 1961 में कुछ ही दिनों में राज कपूर साहब भी मेरा नाम जोकर फिल्म बनाकर पहलगाम अपनी थकावट उतारने आ गए थे। 1961 में आर के स्टूडियो सड़क के दाहिनी तरफ होता था, 1970 में सड़क के बाईं ओर बन रहा था। उस समय भी राज कपूर आ गए थे और अब फिर वे पहुंच गए थे। राज कपूर जी सुबह तैयार होकर रवि के पास आ जाते थे और मुझे भी नीचे बुला लेते थे। फिर हम लोग अगली फिल्म की लोकेशंस देखने जाते थे, क्योंकि उन दिनों अधिकतर फिल्में कश्मीर में ही शूट होती थी। जी जी। लंच ज्यादातर होटल में इकट्ठे ही होता था। वे बेहद उत्साहित थे कि उन्होंने चिंटू यानी कि ऋषि बेटे से अपने बचपन का किरदार करवाया है मेरा नाम जोकर।
उनकी पोटली में ढेरों किस्से होते थे सुनाने के लिए और हमें बेहद आनंद आता था। ये तो बड़ी मस्त लाइफ थी, जीने का कुछ अलग ही रस आ रहा था। मेरा नाम जोकर फिल्म उनके दिल के करीब थी। वे कहा करते थे, पैसा कमाना हो तो बॉबी जैसी कई फिल्में बन सकती हैं, लेकिन जोकर की बात अलग है। अभी मेरी लिस्ट में हिना, अजंता आर्ट्स, मैं और मेरा दोस्त, ये फिल्में अभी बनानी है मैंने। उनके कमरे में महफिल सजी रहती थी, राजेंद्र कुमार भी वहीं आ जाते थे। कालांतर में तो वे भी काफी करीब हो गए थे। राज साहब के जाने के बाद रवि जी मुझे कार से आड़ू दरिया के किनारे पानी में पड़े अपने फेवरेट एक बड़े पत्थर पर ले जाते थे ज्यादातर, जहां लेटकर हम रोमांटिक गाने गाते, फिर आंखें बंद कर निशब्द हो देवदार की गवाही में कल्पनाएं करके लहरों की कल के शोर में अपना जीवन अनुभूतियों से सजाते रहते थे। इस तरह बाटा घंटा 1.5 घंटा यूं बिताकर हम लौट आते थे। तो इस तरह से मैंने अपने एपिसोड लिखे हुए हैं और इसमें वो भी है, क्या कहते हैं, चिंटू के और शूटिंग के भी। और एक मैं आपको बताना चाहती थी कि अपनी अधूरी नरगिस के साथ रिश्तों में दरार आने से उनका रिश्ता तो खत्म हो गया था, तो आरके स्टूडियो बॉम्बे से अपने सारे शेयर वापस ले लिए थे नरगिस के। इस अकस्मात आए आर्थिक संकट से उबरने के लिए राज कपूर जी ने 5 वर्षों तक कठिन संघर्ष किया और किसी भी बैनर की फिल्म को साइन कर लिया, जिससे उनकी आर्थिक कमी पूरी हो गई। अब उनका अगला टारगेट था अपनी अधूरी फिल्म को पूरा करना, जिसे उन्होंने सन 1961 में अप्रैल तक पूरा कर भी लिया था, जिसकी मैंने अभी बात बताई, ये मेरा नाम जोकर। जी जी। और उसके बाद नहीं, उन्होंने बताया वो जिस देश में गंगा बहती है वो अधूरी रह गई थी। उसमें पद्मिनी थी। तो इसका प्रीमियर 1 मई को दिल्ली में करके वो सीधे आराम करने दिल्ली से श्रीनगर आ गए थे। अच्छा। सारा दिन उनके पास आना जाना लगा रहता था, पर उनको मुझसे एक गिला सदा ही रहा, रवि यार तू पीता नहीं है। अच्छा। मेरे हस्बैंड का नाम रवि है। तो रवि यार तू पीता नहीं है। आरके स्टूडियो की सीढ़ी पर बैठ जाते थे और बोलते थे, सुन यार, कभी मेरे जाम को अपने लबों से लगाकर जूठा ही कर दे। और मैं उनके हाथों से ही उन्हें वो फिर रवि जी क्या करते थे, उनका जाम पकड़ के उनके मुंह पे लगा देते थे कि चलिए आप तो पीजिए, मैं तो नहीं लगाता। तो फिर वो कंधे से पकड़कर उन्हें छाती से उठाकर छाती से लगा लेते थे। रात को 12 बजे तक आरके स्टूडियो खुला रहता था, जिससे बाजार में देर तक रौनक लगी रहती थी। लोग भी राजपुर के साथ फोटो खिंचवाने की खातिर आरके स्टूडियो के बाहर मेला लगाए रखते थे। तो उन्होंने कहा कि राजपुर जी बोले कि वे कुछ दिनों के लिए गुलमर्ग और श्रीनगर होकर वापस फिर पहलगाम आते हैं। हम पहलगाम में रहते थे। वापस आने पर उनके साथ इस बार संगम, उनकी आने वाली अगली फिल्म की कहानी लेखराज इंद्रराज आनंद भी थे, लेखक जो थे। यही पहलगाम में उन्हें अपने साथ बैठाकर राज कपूर ने संगम की पटकथा पूरी की। इसके पूर्ण होने पर उनका मन हुआ कि इसे शिव चरणों में चढ़ाया जाए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बर्फानी बाबा अमरनाथ जी की यात्रा की जाए, क्योंकि उनके पापा पृथ्वीराज कपूर शिव की पूजा आराधना करके फिल्म शुरू करते थे और वो शुरू में दिखाया जाता था वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं पृथ्वीराज कपूर जी आरके बैनर्स में। तो फिर रवि जी भी उनके साथ अमरनाथ यात्रा करके आए। तो ये लोग बहुत लोग वहां गए हुए थे और उसके बाद पंचतरनी रास्ते में आती है, वहां पर डाक बंगले में रहे और तीसरे दिन पहलगाम वापस आ गए। तो राज कपूर जी के साथ उनकी फोटो ये है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। खड़े हैं रवि जी और राज कपूर जी, ये लोग अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं। यात्रा पे इस गए। किताब में फोटोज भी हैं, जिसमें आपको पता लग जाता है कि हाँ ये संस्मरण सारे सचमुच के हैं, क्योंकि सबकी गवाही में फोटो साथ है, चित्र साथ दिए हुए हैं।
जी जी। तो इस तरह से है, बॉबी की शूटिंग भी हुई, उसकी भी है। तो बहुत हाँ, तो फिर इन्होंने ऐसा किया कि ये वो राज कपूर जी, जब जिस देश में गंगा बहती है, ये इन्होंने अपने दुकान के ऊपर, आर के स्टूडियो के ऊपर फोटो लगाई वैजंती माला की। तो राज कपूर जी जब आए तो बोलते हैं, अरे राधा भी यहाँ है। तो अच्छा बोले, राधा कौन? बोले, ये राधा बनेगी मेरी अगली फिल्म में, अच्छा, संगम पहले में। से ही। तो वैजंती माला आई हुई थी वहां पर, जैमिनी गणेशन के साथ शूटिंग कर रही थी, तो उनकी फोटो लगाई थी। तो बोले, राधा भी यहाँ है। तो वो ऐसे बात करते थे, ये नहीं कि वैजंती माला यहाँ है। अभी तो इस तरह से उनकी बातें मैं जुड़ आपको। गई है अन्नदा पाटनी जी। अ, जी हाँ, तो अच्छा लग रहा है, आपको नमस्कार कर रही हैं। अच्छा जी, नमस्कार सबको। जी जी, तो बहुत और सुंदर। वो भी ना एक जी ऐसा भी था कि कभी उग्रवादी इतने थे वहां पर, तो उनसे कश्मीर जाने के लिए उधर भी गए। तो जी, तो आज बहुत कुछ देखा, सीखा, सुना। बहुत सारी 3-4 भाषाओं में हमने कविताएं, छंद, सब कुछ पढ़ा। आपके एक्टिंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप नृत्य भी करती हैं, तो नृत्य के बारे में जाना। और एक तरह से पूरा एक आपके जीवन का, थोड़ी बहुत, जीवन तो डेफिनेटली बहुत बड़ी रही, लेकिन कुछ तो जान पाए हम, तो बहुत अच्छा लगा जुड़ के। और आप इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ आपने जी मेरी दिखाइए। कविता किताबें हैं, जी, देखिए मुंह के मुंह के धागे। धागे कहानी मैंने तो संग्रह दिल है। को छू लिया, बहुत ही सुंदर आपकी कहानी होगी। मैंने पूरी तो नहीं पढ़ी, बट जितनी पढ़ी उतने में ही मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। बहुत ही सुंदर तुड़पाई जी। तो इस तरह से मैं आपको बताने लगी थी। मधु जी की एक रिक्वेस्ट आ रही है कि जाते जाते अगर आप कोई गजल सुना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। गजल, अच्छा। अगर अगर आपके सामने कुछ है ऐसी, हाँ, तो जरूर सुनाएं। गजल तो अवश्य सुनाऊंगी। अगर फोन में मिल जाए तो उसमें। लिखी तो बहुत है, पर हाँ, एक सामने समय आ जाए बस। रहती हाँ, नहीं। सुदर्शन फाकिर जी, जिन्होंने लिखा है कागज की कश्ती और बारिश का पानी। जी जी जी। हाँ, वो मेरे नंदोई थे, लीजिए। छोटी ननद के हस्बैंड। सो उन्होंने एक दिन कहा कि भाभी आप ना, एक मैं मिसरा देता हूँ, इसके ऊपर आप गजल लिखिएगा। क्या बात है। तो उन्होंने दिया कि वक्त ने मुझे और मैंने वक्त को बर्बाद किया, इसके ऊपर आप लिखिए। तो फिर उनके कहने पर मैंने, क्योंकि सन्नाटो के पहरेदार, उन्होंने ही सारी बुक देखी और एडिट की कि अच्छा। नहीं ठीक है सब कुछ। फिर उसके बाद ये दूसरी आई, जब मेरी कदम जिंदगी के। कदम जिंदगी के। तो हम्म। इसमें मैंने फिर जब लिखा, तो तब तक उनकी, फिर किताब जब तक आई तब तक उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर पर मैंने उनके मिसरे को वही सुनाना चाहूंगी मैं। दिले गमगी मीन्स गम से भरे दिल को, पुरसकून मतलब चैन, ठीक है। जी जी। तो वक्त की बर्बादियां, हम्म। दिल, दिले गमगी का पुरसकून मंजर, दिले गमगी का पुरसकून मंजर, तेरी यादों ने आबाद किया। वाह। बहुत सुंदर। दिले गमगी का पुरसकून मंजर, तेरी यादों ने आबाद किया। खलिश दफन थी सीने में रुसवाई की तेरी, खलिश दफन थी सीने में रुसवाई की तेरी, उन्हीं जख्मों ने बेवफाई पे एक शेर इरशाद किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तन्हाइयां नासूर भर चुभती रही, जख्म होता है ना नासूर, जी जब जी फोड़ा। जी। तन्हाइयां नासूर बन चुभती रही,
वक्त के इस मंजर को भी यादाब किया, बहुत बढ़िया, बहुत वक्त के इस मंजर को भी यादाब किया। यादाब किया। यूं तो तमाम उम्र जद्दोजहद चलती रही, यूं तो तमाम उम्र जद्दोजहद चलती रही, बिन तेरे जिंदगी ये हादसा भी बर्दाश्त किया। बहुत सुंदर ये। बिन तेरे जिंदगी ये हादसा भी बर्दाश्त किया। बहुत बढ़िया। खुश नसीब है वो, खुश नसीब है वो, करते हैं बहारों का जो इस्तकबाल। खुश नसीब है वो जो करते हैं बहारों का इस्तकबाल। खिजा को हमने बाअदब तस्लीमात किया, वाह, खिजा को हमने बाअदब तस्लीमात किया। तेरी जुस्तजू चाहत, तेरी जुस्तजू में आवारगी का थाम दामन, तेरी जुस्तजू में आवारगी का थाम दामन। वक्त की इबारतों का नुक्ता मालूमात किया। नुक्ता होता है ना जो उर्दू में नीचे लगाते हैं छोटा सा नाम जिसको बोलते हैं। जी हाँ, तो तेरी जुस्तजू में, तेरी चाहत में, तेरी जुस्तजू में आवारगी का थाम दामन, वक्त की इबारतों का नुक्ता मालूमात किया। बहुत सुंदर। जहर जहन्नम थी था नसीब मेरा, जहर होता है ना, जहरे जहन्नम था नसीब मेरा। तेरी पाकीज़ा, तेरे पाकीज़ा तसव्वुर ने आबे हयात किया। जहर अमृत बन गया है? तेरे पाकीज़ा तसव्वुर ने आबे हयात, तेरा तसव्वुर, तेरा ख्याल इतना पाकीज़ा था कि वो जहर भी अमृत बन गया। तेरा ख्याल ही पाकीज़ा ख्याल। जहरे जहन्नम था नसीब मेरा, तेरे पाकीज़ा तसव्वुर ने आबे हयात किया। क्यों कर कहिए, क्यों कर कहिए किससे कीजिए फरियाद, क्यों कर कहिए किससे कीजिए फरियाद। चलता करिए जहान से अब, क्योंकि वक्त ने मुझको, मैंने वक्त को बर्बाद किया। क्योंकि वक्त ने मुझको और मैंने वक्त को बर्बाद किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रमिला शरद व्यास जी। धन्यवाद, प्रणाम मैम आपको। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गजल रही आपकी, बहुत ही बढ़िया, सभी को पसंद आई। मधु जी तो बहुत बहुत ही अच्छा लगा उनको, बहुत उनकी ख्वाहिश थी कि आप एक सुनाएं, तो बहुत सुंदर गजल रही। और अब समय हो चला है तो हम इजाजत लेंगे कार्यक्रम से। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इस श्रृंखला, ये 7वीं कड़ी हमारी बहुत ही क्या कहूँ कि हम गुलमोहर का पटल धन्य हो गया। मैं तो ये कहूंगी कि आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं ना, इतने मतलब इतनी कला, इतनी विधा, बहुत बहुत अच्छा लगता है। पूरे अंदर मतलब दिल प्रसन्न हो गया। मैं तो कहूंगी कि इतना कुछ जानकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप जैसे लोगों से मिलकर। चलिए, मेरे को बहुत ही धन्यवाद आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैंने फेसबुक लाइव